तो आई जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो एजेंडा जैसा मैंने आपको बता दिया, ये सारे एजेंडे हैं आज के। और प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो देखिए, प्राइस एक्शन दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होती है जो एज्यूम ये करता है कि प्राइस किंग है। मतलब प्राइस एक्शन थ्योरी का ये प्रीमाइसेस है, ये बेसिस है प्राइस एक्शन थ्योरी का। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ही करना नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि कुछ भी होगा यार, जो भी होगा, इंडिकेटर सब भूल जाओ। एंड में क्या है कि प्राइस घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं जाएगा। बढ़ना होगा बढ़ेगा, घटना होगा घटेगा, कुछ करेगा। मतलब कि प्राइस एक्शन करेगा। प्राइस जो भी न्यूज आ रहा है, इंटरनल न्यूज है, इनसाइडर न्यूज है, एक्सटर्नल न्यूज है, जो भी है वो दिखा देगा प्राइस में। इनसाइडर बाइंग हो रही है तो भी प्राइस बढ़ेगा, फंड्स बाई कर रहा है तो भी प्राइस बढ़ेगा, फंड सेल कर रहा है तो भी प्राइस घटेगा, जनरल पब्लिक सेल करे तो, मतलब प्राइस आपका एंड ऑफ द डे में हर चीज वो बता देगा। आप अगर कुछ ना करो, बस प्राइस को मॉनिटर करो। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने बोला था आपको कि प्रोमाइसेस होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड स्टॉक ट्रेड करेगा, उसके ऊपर जाएगा इवेंचुअली। टेक्निकल एनालिसिस होता है कि भाई ये सब इंट्रिंसिक वैल्यू भूल जाओ, हम बस चार्ट्स देखेंगे, चार्ट पे हमें इंडिकेशन आएगा ऊपर जाने का तो हम बाई करेंगे, नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, और उसमें हम प्राइस भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही प्राइस एक्शन का प्रोमाइसेस है कि भाई केवल प्राइस देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, जो भी होगा एंड में प्राइस डिस्काउंट कर देता है। जैसे मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी न्यूज आना होगा, आया होगा, इंटरनल पता होगा, एक्सटर्नल पता होगा, प्राइस में प्राइस उसके हिसाब से अपना मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, अगर हम केवल प्राइस को फॉलो करें, सारे इंडिकेटर्स को यहाँ भूल जाए, एक्चुअली हम नहीं भूलेंगे, हम उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्फ्लुएंस का बताया था वो हमेशा वैलिड रहता है कॉन्फ्लुएंस का, कि जितने ज्यादा ऑड्स, एंड में हम क्या कर रहे हैं आखिर इन सब चीजों के एंड में, लास्ट में हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे चीज के सही होने की। ठीक है, एंड में ये सब जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उससे हम एंड में क्या, एंड में हम जब ट्रेड लेंगे तो हम क्या, हमें गेस मारते हैं कि ऊपर जाएगा। हम गारंटी तो नहीं लेते हैं, हम गेस मारते हैं कि प्राइस जो हमारा पॉइंट है यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये हमें गेस मारता है। तो इस पॉइंट पे जितने भी चीजें हो जाए जो हमें बता दे कि जैसे हम एक पॉइंट से हमें ये हाई प्रोबेबिलिटी होगी, 2 पॉइंट से हाई प्रोबेबिलिटी होगी, 3 पॉइंट से हाई प्रोबेबिलिटी होगी, तो जितने चीजों का हम कॉन्फ्लुएंस ला सकें, जो हम बताएं कि इस पॉइंट पे अगर 4-5 चीज कह रही कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी और पॉजिटिव ट्रेड हो गया। नहीं होता है तो नेगेटिव ट्रेड हो गया। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो बेसिकली प्राइस के हिसाब से, मतलब पास्ट में जो भी प्राइस ने बिहेव किया है पास्ट में, उसके हिसाब से जब इस पॉइंट पे आता है, की पॉइंट्स पे, तो देखते हैं कि वहां से क्या रिएक्शन आ सकता है। उसके बेसिस पे पूरा प्राइस एक्शन थ्योरी स्ट्रेटजी बेस्ड है। मतलब वो, और उसके कई चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो कलेक्टिबल बिहेवियर ऑफ ट्रेडर्स गेट रिपीटेड, ये उसका बेसिक प्रेमाइसेस है कि जो बिहेवियर पिछले टाइम पे ट्रेडर्स ने किया था वो रिपीट होगा। ठीक है, अब प्राइस क्या है कि वो प्योरेस्ट इंडिकेटर है मार्केट सेंटिमेंट्स का, वो सब डिस्काउंट कर देता है। जो भी न्यूज, व्यूज, सेंटिमेंट चल रहा है सब प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम केवल अगर प्राइस को फॉलो करें कि दाम प्राइस का जा रहा है और बस उसी के हिसाब से ट्रेड करें, तो वो मार्केट सेंटिमेंट को हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। रादर देन हम 10 इंडिकेटर को फॉलो करें, उसका हम ये ढूंढें कि सही जा रहा है, गलत जा रहा है, ये देखें वो देखें, हम बस प्राइस को फॉलो करें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। मैक्सिमम अपने जो ट्रेड्स होता है प्राइस एक्शन पे बेस लेता हूँ, और इसमें कई चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आपको भी पता चलेगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो बेसिकली जो मेजर कंसेप्ट्स हैं प्राइस एक्शन के, वो होते हैं ब्रेकआउट्स और पुल बैक्स। ये जो 2 चीजें होते हैं, ये मेन चीज होता है प्राइस एक्शन का। इसी के बेसिस पे पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है, मेजर थिंग। तो जो भी हम एंट्री लेते हैं ट्रेड के लिए अपने इसमें प्राइस एक्शन थ्योरी में, 2 तरीके की एंट्री होती है। पहली जो एंट्री होती है वो होता है पुल बैक एंट्री। मतलब जब भी आप देखते हैं कि जैसे ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ पे, और ये सपोर्ट का पॉइंट है, अगर जब वो अपने सपोर्ट पे आता है जब भी कोई स्टॉक, और वहां पे हम बाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पुल बैक एंट्री। मतलब यहां से वो पुल बैक कर, ऊपर की तरफ जाने वाला पुल बैक करना है। ठीक है, और ऐसे ही जब हम कभी शॉर्ट करते हैं रेसिस्टेंस पे, तो भी वो पुल बैक एंट्री है। मतलब कि जहां से हमें लगे कि पीछे आ जाएगा, या हमारा जो डायरेक्शन करंट ट्रेंड का है उसके अपोजिट चला जाएगा, उसको कहते हैं पुल बैक। मतलब वो अपने ट्रेंड से पीछे हट जा रहा है। ठीक है, तो जब हम बाई करते हैं तो हमारा पुल बैक हो गया, मतलब सपोर्ट पे जब हम बाई किया और पुल बैक करके वो ऊपर चला गया। ठीक है, बाउंस बैक, बाई बैक जो आप कह लीजिए। और जो रेजिस्टेंस पे जब होता है तो
पुल बैक मतलब हो जाता है कि वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ना वो नीचे चला गया, ये इस पॉइंट पे जो है ये पुल बैक है आपका, ये यहाँ पे पुल बैक है। अगर हम बाई साइड में होते तो ये पुल बैक होता, सेल साइड में होते तो ये पुल बैक होता। तो पुल बैक एंट्री यही होता है कि आप हमेशा एक रेजिस्टेंस पे एंटर कीजिए, पुल बैक एंटर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि यहाँ पे दिखाया था कि इस पॉइंट पे हिस्टोरिकली यहाँ पे एक पुल बैक हुआ था, पहले वो स्टॉक ऊपर से गिर रहा था, यहाँ पे इतने ज्यादा बायर्स अवेलेबल थे जो उसको वैल्यू इसमें समझ में आई और वो ऊपर गया वो स्टॉक पे। तो फिर जब यहाँ पे आता है तो हाईली लाइकली है कि सिंस ये अभी 3-4 महीने पुराना है तो ये लोग जो अभी खरीदने को उस टाइम पे रेडी थे अभी भी रेडी होंगे, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, मतलब यहाँ पे लोगों को वैल्यू दिख रही है। तो ये एक पुल बैक एंट्री का अगेन क्या ये गारंटीड है? नहीं गारंटीड है। कई बार ये इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया वैसे यहाँ ब्रेक डाउन दे देगा, मतलब वो नीचे चला जाएगा। गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बनता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप इसी को और इंडिकेटर से अगर आप मिला दीजिए, वैसे तो प्राइस एक्शन में आपको इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर हम मिलाते हैं तो कॉन्फ्लुएंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सपोज अगर डेली चार्ट पे आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा रहा है, 20-25 दिखा रहा है यहाँ पे, या 18 दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक आपका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि वो ऊपर जाएगा। अगेन ऐसा नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, कोई भी अगर आपको ये कह के बता रहा है कि ये गारंटी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है मार्केट का। हम बस मैक्सिमम ऑड्स को अपने फेवर में कर सकते हैं, और जितने ऑड्स को हम अच्छे से, जितना हमारा एनालिसिस अच्छा होगा, जितने हम ऑड्स को अपने फेवर में करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि अब 100 में से 80 बार ऐसा हो जाएगा, ये हो सकता है बस। ऐसा नहीं कि 100 में से 100 बार हो जाए, तो कोई नहीं गारंटी कर सकता, ना कभी होगा, क्योंकि एंड में ये सब जो भी चार्ट वार्ट बन रहा है ये तो चार्ट बन रहा है, लेकिन जिसको एंड में क्या मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है? बायर और सेलर। यहाँ पे मान लीजिए सपोज कोई न्यूज आ गई खराब, इस पॉइंट पे भी चल रहा हो, कोई खराब न्यूज आ गई तो वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जा सकता है, बट गिवन नॉर्मल कंडीशंस में कह रहा हूँ, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है। और यहाँ पे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है कि इसके नीचे का अगर जो पिछला सपोर्ट है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई किया जाए, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है यहाँ पे ज्यादा है, और हम अपने जो लॉस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसे पॉइंट्स में एंट्री लेना है, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हमने एंट्री लिया, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा, और आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ नो ट्रेड जोन है आपके, मतलब वैसे तो हजारों लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप यहाँ पे ले लिए सपोज ट्रेड, यहाँ पे आपका जो अगर आप डेली या पोजिशनल ट्रेडर है तो आपके लिए इतना स्टॉप लॉस है और टारगेट ये होगा। यहाँ पे आप लिए तो छोटा सा बिल्कुल स्टॉप लॉस है और टारगेट तो ओपन है बिल्कुल। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड का कंसेप्ट जो मैं आज तक बताता रहा हूँ, सब मैं समझाता रहा हूँ, वही सब देख के ये अच्छा पॉइंट बनता है कि यहाँ पे प्राइस कुछ एक्शन दिखाएगा। तो इस पॉइंट पे ये जो पुल बैक एंट्री वाला पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स होते हैं बाई करने के और ये होते हैं सेल करने के। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर जा सकता था और नीचे भी आ सकता था, यहाँ पे भी सेम हो सकता था, लेकिन दोनों गया। यहाँ पे हमारा क्या बनता था कि हमें देखना पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ से वापस आ गया था, फिर इसको टेस्ट कर रहा है, और बेस्ड ऑन इंडिकेटर हमारा इसको हम क्लब कर देंगे, जो हमारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, आरएसआई की क्या वैल्यू है, ये ट्रेंड, ये जो ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ वो कितना स्ट्रांग हुआ, कितने दिन में हुआ है स्ट्रांग, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे वॉल्यूम्स कितने हुए हैं, इन सब चीज को, मतलब आप यहाँ पे इंडिकेटर अगर इसको क्लब करें, सेकेंड पे वॉल्यूम को इसको क्लब करें, थर्ड जो होता है वो आपके मार्केट सेंटिमेंट्स को, या जनरल मार्केट जो है, मार्केट सेंटिमेंट्स निफ्टी किस ट्रेंड में है, जो भी ट्रेंड में है, और इसका जो मेजर ट्रेंड है वो, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे। आप यहाँ दोनों ट्रेड ले सकते हो, आप इसको बाई भी कर सकते हो ये छोटा स्टॉप लॉस लगा के, और इसको सेल भी कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के। जो भी आपका ट्रेड सक्सेसफुल लगा वो एंड में आपको एक रिजल्ट देगा, कहने का मतलब ये एक होगा। अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको 100 टाइम्स रिपीट करोगे सेम कैपिटल के साथ, अगेन सेम कैपिटल के साथ, ये नहीं कि आप पहले में अपना 50% लूज कर दिए फिर 50 कैपिटल के साथ है। इसीलिए मैं कहता हूँ पिछला पूरा जो पोजीशन साइजिंग का था कि अपने कैपिटल को 4 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उससे ट्रेड कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप अभी स्टार्ट किए हैं 500 से और आपका पहले ट्रेड के बाद 400 हो गया, फिर आप जो प्लस और माइनस करेंगे इस 400 पे करेंगे। आपको हमेशा 500 ही मैनेज करना है। तो इसके लिए जब जैसे आप इसको अपने 500 को आप 125, 125, 125, 125 में डिवाइड कर देंगे तो फिर 125 से ट्रेड करेंगे आप। तो अब जो भी इसमें प्लस माइनस हो, नेक्स्ट ट्रेड आपका वापस 125 पे रहेगा, ये आप मेक श्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 375 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो अगर गेन हो रहा है तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये है कि फिर आप एक कांस्टेंट पे अपना प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। ऐसे ही आप अगर 20 ट्रेड आप करेंगे, 20 ट्रेड्स, तो उसमें से मान लीजिए आपको 10 या 10 to 15 भी सक्सेसफुल रहे तो भी आपका एंड में प्रॉफिट ही देगा,
ये हो सकता है कि 100 में से ये आपके लिए, या 10 में से 7 टाइम्स काम करे, ना काम करे। लेकिन जो भी नहीं काम करेगा उसमें उसका स्टॉप लॉस मिनिमम होगा, और जो आपका काम करेगा उसमें गेन मैक्सिमम होगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। रिस्क टू रिवॉर्ड इन पॉइंट्स पे बढ़ जाते हैं, और यही सारे ट्रेड्स होते हैं जो ट्रेड्स लेने चाहिए और लिए जाते हैं, स्पेशली पोजिशनल में। ठीक है, तो पुल बैक एंट्री फिर से एक बार फोकस करते हैं अपने उसमें, कि जो हमारी पुल बैक एंट्री होती है वो होती है कि जब हम ये इस पॉइंट पे बाई करते हैं, उसको पुल बैक करते हैं, और कहते हैं इसको ब्रेकआउट एंट्री कहते हैं, जब ये ब्रेकआउट कर लेता है। और इसका कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको हमेशा मैं बताया हूँ कि कैंडल स्टिक से आप कंफर्मेशन पा सकते हैं। उसके साथ ही आप डेली चार्ट्स पे इसके क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे जो क्लोज कर रहा है उसके हिसाब से करवाया। तो ये सिंपल सा है कंसेप्ट, जो दो तरीके से हम प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को यूज करके करते हैं। हम यही करते हैं, या तो पुल बैक एंट्री लेते हैं, तो ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं। बीच वाले एंट्री जो है वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई एक पैटर्न बन रहा है, सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कुछ दिन में, या वो भी प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट है। ये मैं एक चार्ट की बात कर रहा हूँ, अलग अलग चार्ट पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी समझने की बात है कि पुल बैक एंट्री होगा या तो ब्रेकआउट एंट्री होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हमने कैसे क्या क्या सीखा है ऑलरेडी, जो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो आपको प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में पॉसिबल होता है। जब भी ब्रेकआउट होता है हम बाई करते हैं, पुल बैक होता है तो हम बाई करते हैं, और अगर शॉर्ट साइड में ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल करते हैं। इस हिसाब से जो मैंने बताया वो आपको ट्रायंगल पैटर्न्स है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो जोन्स बनते हैं, जोन को ब्रेक करता है, रेंज को। तो ये सब देखिए एंड में क्या है, जैसे मैंने आपको जब बताया था लेक्चर 6 में, जो सारे बताए थे आपको, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है, ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। इसके हिसाब से ये जो आपका ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ट्रेंड लाइंस पे आप देखिए, और जब इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर नीचे जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिकेटर यहाँ पे क्या है। एक्चुअली हम केवल प्राइस को लेके ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन हमें सिंस हमारा पर्पस क्या है कि हमें अपने ऑड्स को अपने फेवर में करना है, मतलब कि कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाए कि हमारा ट्रेड वो सक्सेसफुल हो जाए, बस वही हमें लेना है। तो हम जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे और नेक्स्ट डे गैप अप खुलेगा तो हम उसको बाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप और कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आज क्लोज हुआ, कल का भी आप क्लोज देखेंगे और उसके बाद बाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो ऊपर भाग नहीं जाएगा, आपको मौका हमेशा देगा। सेम चीज इन चीजों पे है। बट क्या ऐसे जाके ऐसे नहीं आ सकता है? आ सकता है, हमेशा आ सकता है। जो मैं कहा वो होने के बाद भी आ सकता है, क्योंकि एंड में क्या है, यहाँ पे एक सेलर है जो खड़ा है बेचने के लिए। कुछ कोई अगर ऐसा सेलर है जो कहेगा नहीं, लगता है कि लोग टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि भाई एक दो दिन इसके ऊपर रहा तो हम खरीदेंगे, तो उस टाइम पे ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, तब मैं अपना माल बेच के निकल जाऊंगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन ये 10 में से 10 बार नहीं हो सकता है। 10 में से जो मैंने अभी केस बताया वो 1 या 2 बार होगा, यानी 10 में से आपका 8 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स या 7 आउट ऑफ 10 सक्सेसफुल होगा। और अगर आप इन जोन्स पे लेते हैं तो आपको ये पता है कि भाई इस पे अगर नहीं जा पाया तो फिर यहीं पे आएगा, ये मोस्टली ये बन रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस बस इस रेंज में है। आइडियली तो बस थोड़ा सा नीचे होगा, बट अब मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस पॉसिबल है ये है। तो यही चीज होती है कि इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और प्राइस एक्शन जो पैटर्न्स होते हैं, वो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न, इन सब चीज को देखना ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई नए नए लोग, कुछ लोग ज्वाइन किए जिनको नहीं पता ये प्राइस एक्शन पैटर्न्स के बारे में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर 6 को आप जो रिकॉर्डेड है उसको आप देखें और ये सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको नहीं बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं हम पिन बार पैटर्न, क्योंकि वो प्राइस एक्शन स्पेसिफिक पैटर्न होता है। पिन बार पैटर्न क्या होता है? पिन बार एक तरह के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिसमें जो पिन की तरह लगते हैं। जैसे पिन में होता है ना कि एक पिन में भाई आपका जो हेड होता है पिन का वो छोटा सा होता है, ये देखिए इसका हेड है, ये छोटा सा हेड है और ये इसका पिन की तरह है, नोक है, जो ऑयल पिन होता है सिर्फ उस टाइप का पिन। तो इसको पिन बार पैटर्न करते हैं, यानी पिन बार्स बन रहे हैं। अब देखिए ये एक हैमर पैटर्न है, ठीक है, और ये एक पिन बार पैटर्न है। हैमर, पिन बार, और ऐसे ही मैंने एक और पैटर्न बताया था अब डोजी पैटर्न, जो इसमें छोटा सा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप कहोगे यार ये सब तीनों तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये हैमर जो है, हैमर और ये जो डोजी है, ये भी सॉर्ट ऑफ आप कह लीजिए पिन बार के अंडर में ही आएंगे। हैमर तो नहीं, लेकिन डोजी और ये, और मतलब ये सॉर्ट ऑफ पिन बार के पैटर्न में सब आते हैं। एग्जैक्टली पिन बार तो ऐसे ही होता है कुछ की, मतलब उसका पिन की तरह पतला सा है और ये लंबा है ये। ठीक है, आइडियली तो यही होता है, बट अगर ऐसा है थोड़ा,
तो वो भी पिन बार में काउंट हो जाता है, जो आइडली हैमर पैटर्न होता है। और अगर ऐसा है थोड़ा डोजी, तो वो भी पिन बार टाइप में काउंट होता है। लेकिन वो डिसीजन क्या एंड में क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम डोजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैसे हैमर बना कहीं पे, जैसे मैंने आपको बताया था ये सॉरी आपका डोजी बना सपोज, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड के बाद आपका एक डोजी बना यहाँ पे, तो ये बताता है कि इस पॉइंट पे इंडिसीजन है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। आपका अब साइडवे ट्रेंड है, उसके बाद डोजी बना, उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब ट्रेंड के बाद डोजी बना, यहां से है कि नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे पिन बार में भी यही होता है। पिन बार रिप्रेजेंट, जैसे डोजी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आया कि जहां जो वीक सेलर्स नीचे इसको ले गए, बट वो एंड में स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने उसको ऊपर ले गया। तो पिन बार भी ये रिप्रेजेंट करता है। पिन बार बेसिकली रिप्रेजेंट प्राइस रिजेक्शंस। तो ये जो है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो प्राइस था, जहां पे सेलर्स ले गए थे स्टॉक को, मतलब वो गिर रहा था, यहां से प्राइस रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये प्राइस रिजेक्ट हो गया। और अगर ऐसे ही आप देखेंगे कि कोई ब्रेकआउट जो होता है, सपोज जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, ऐसे गया और इस पॉइंट पे वापस आया, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल होगी जो उसका विक ऊपर होगा, बट वो फिर नीचे आके चली जाएगी। कैसा कई दिन आपने देखा होगा, जब भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो, जो कि एक अभी हम आगे पढ़ेंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, तो एक रेंज बनाता है, ऐसे बनाता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे विक बनाता है, बस वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है प्राइस। तो पिन बार बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्राइस रिजेक्शन को, मतलब ये सारे प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया, पिन बार। तो जब भी आप चार्ट पे जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, वहां पे आप मल्टीपल पिन बार्स अगर देखने लगे, ठीक है, इसलिए आइडली मैं कहता हूं कि ब्रेकआउट के लिए 5 मिनट तो आपको वेट करना ही चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कई बार फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं, वो आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको बाकी कॉन्फिडेंस से आपको तय करना है कि आपका कैसा वो ब्रेकआउट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार उसको टेस्ट कर रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पिन बार पैटर्न का, वो आपको जब ये की जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीपल पिन बार देखने लगो कि भाई वो आइडली मैं यहाँ का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पिन बार है वो यहाँ पे काम आएगा। बुलिश पिन बार है। बेरिश पिन बार में जस्ट ऑपोजिट होता है, ये ऊपर की ओर फिक रहता है, मतलब ऊपर के प्राइस रिजेक्ट हुए हैं, इसमें नीचे के प्राइस रिजेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पिन बार्स, जब आपको किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे मल्टीपल पिन बार्स दिखने लगे, ठीक है, वो दैट में भी वो डोजी भी हो सकता है या थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, आप उसको इतना मैटर मत कीजिएगा। बट एंड में कहना चाहिए कि नीचे वाली सबकी विक लंबी लंबी है, आप 2-3 ऐसे देख रहे हैं तो समझ लो कि भाई ये नीचे वाले प्राइस पे रिजेक्ट हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है जहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है रिवर्सल की। अब किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट 15 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 डे बेस्ट। तो ये डेली पे काम करता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो, स्विंग ट्रेड लेते हो, तो बेस्ट काम करता है डेली पे। बट ये 5 मिनट 15 मिनट में भी काम करता है। अगेन जैसे जो छोटे टाइम फ्रेम्स होता है उसमें रिलायबिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बायर सेलर आ सकते हैं। डेली पूरे एक दिन की एक्टिविटी को रिपोर्ट है, बड़े शेयर के मतलब की एक्टिविटी को कवर करता है। तो ये पिन बार्स यहाँ पे सपोर्ट में हमेशा बुलिश पिन बार्स बनते हैं, और ये जो होता है यहाँ पे बियरिश पिन बार्स बनते हैं। बियरिश पिन बार्स मतलब कुछ इस तरह से, मैं आपको बता के दिखाऊंगा। इसके देखिए ये रहेगा और फिर उसके साथ एक लंबा सा विक रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो ये आपका बियरिश पिन बार रहेगा, मतलब कि वो यहाँ पे आया, ऊपर गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे लोगों ने इन पॉइंट्स पे रिजेक्ट कर दिया प्राइस को। ये सब प्राइस रिजेक्शन पॉइंट्स हो गए, अलग अलग पॉइंट पे देखिए, इन सब जगह रिजेक्ट करते रहे प्राइस और एंड में यहीं पे जाके क्लोज हुआ, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो प्राइस रिजेक्शन पिन बार कहते हैं इसे। तो पिन बार पैटर्न्स का यहाँ पे, इसको मैंने इसीलिए नहीं बताया था ताकि मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसको हम जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, कि ये वैसे तो सारे जो मैंने आपको पहले पैटर्न्स बताए वो सब काम करते हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर रिवर्सल पता करना है, सब करना है, वो सब बताएंगे। लेकिन ये पिन बार्स जो कंटिन्यूसली ग्रुप में बनते हैं, अगर ये कई बनते हैं पिन बार्स, तो काफी सिग्निफिकेंट आपको देते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या बनता है। तो हमेशा इन पिन बार्स को जो इनडिसीजन बताते हैं, कि मतलब प्राइस रिजेक्शन को, बेसिकली इनडिसीजन नहीं, वो प्राइस रिजेक्शन को बताते हैं, अगर ये सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस में बनते हैं।
तो आप इसको हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका कोई आगे हम कई ब्रेकआउट पढ़ेंगे, किसी भी ब्रेकआउट पे आपको मल्टीपल पिन बार्स बनते दिख रहे हैं आपके टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो मतलब कि वहां से वो नीचे ही जाने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, अगेन मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि भाई कोई यहाँ पे 1 करोड़ खरीद ले, कोई न्यूज आ गया शेयर, तो वो ऊपर चला जाएगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि वो जाने वाला है कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि पिन बार का यही एडवांटेज है कि आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको मल्टीपल 2-3 बनता है, तो अगर आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे एक इनसाइड बार करके भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसको मैं अभी उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इतना वो नहीं है, बट कुछ इस तरह का वो बनता है कि आपका एक कैंडल बनेगा, उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसका पूरा बॉडी इसके बॉडी के मतलब इस रेंज के अंदर उसका पूरा रहेगा जो भी बने, ठीक है, वो इनसाइड बार कहते हैं। बट ये बिल्कुल कॉमन है, कई बार बनता है, लेकिन जब भी ये अगर ट्रेंड के अप ट्रेंड के बाद बनता है तो ये आपका इसके साथ बुलिश पिन बार के साथ अगर इनसाइड बार भी आपका बन रहा है तो ये पॉइंट्स हो जाते हैं जहां से लग सकता है कि अब यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इनसाइड बार तो छोड़िए, आप पिन बार पे फोकस कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो एक्चुअली में काम करते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई और अलग तरह से एनालिसिस कर रहा है और उनके लिए अलग काम कर रहा है, वो मैं नहीं कह सकता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एनालिसिस की है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपने ट्रेडिंग करियर में, उसमें मैंने देखा है कि ये सारे काम करते हैं और एक्चुअली में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और आपको रिजेक्शन जो जिस प्राइस पे रिजेक्शन हो रहा है, जैसे जब आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम या 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सपोज आपको एक ब्रेकआउट देखना है, ठीक है, आपको हो गया यार 5 मिनट का ब्रेकआउट कैंडल तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट में क्या है कि भाई पूरा एक्शन ही हो जाता है, प्राइस जो बढ़ना होता है, सपोज ये ओपनिंग रेंज बनी है, यहाँ पे पहुंचा, आप कहोगे, मैंने कहा कि 5 मिनट पे कंफर्मेशन लो, आप कहोगे यार वो गया ऊपर और ऊपर चला गया, वो मेरा पूरा 4 मिनट में हो गया तो गड़बड़ हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि इट्स बेटर टू ट्रेड एट कंफर्मेशन rather देन टू टेक रॉन्ग ट्रेड ऑन लॉस। मतलब प्राइमरी एम होता है हमारा कि अपना लॉस मिनिमाइज करें, शेयर मार्केट में लॉस मिनिमम रहे। सेकंड होता है कि एक बार आप ये कर लो कि आपका लॉस नहीं होगा, तो फिर आप प्रॉफिट की ओर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वहां पे आपको सबसे पहले देखना रहता है कि आपका ब्रेकआउट ट्रू रहे, फॉल्स ब्रेकआउट ना रहे। तो उसके लिए आपको तो फॉल्स ब्रेकआउट करने का कोई तरीका ही नहीं कि आप ऐसे बता सकें, क्योंकि अगेन वो एंड में बायर और सेलर ड्राइव कर रहे हैं प्राइस। लोग कई बार वेट करते हैं कि भाई ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ इस पॉइंट पे बायर्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनको पता है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे सबने पढ़ाया है, कई लोग ने टेक्निकल एनालिसिस ऐसी है कि इस पॉइंट्स पे बायर ज्यादा आ जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही बायर ज्यादा है कई लोग वेट करते हैं सेल करने का, वो कहते हैं जब सब बायर घुस जाएंगे तब हम करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे तो कोई सेलर नहीं है, यहाँ पे काफी बायर इंटरेस्ट हो जाएंगे रेंज ब्रेकआउट के चक्कर में, और उनको हम बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉल्स ब्रेकआउट अक्सर होते हैं, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लंबे टाइम फ्रेम पे जो आप लीजिए, तो आइडियली जो ब्रेकआउट्स होते हैं इंट्राडे में वो 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। अगर वो बढ़ जाता है तो बढ़ जाने दीजिए, फिर आप बाद में श्योर होके लेकिन ट्रेड लीजिए, जो भी आप लीजिए, ठीक है। तो 5 मिनट का तो मिनिमम होना चाहिए मैं कह रहा हूँ। तो आइडियली इसमें 10 to 15 मिनट का आइडियल होता है कि 10-15 मिनट पे जो ब्रेकआउट देता है, 15 मिनट्स ओआरबी या 15 मिनट पीआरबी, वो बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं। और डेली वाले ब्रेकआउट्स तो बेस्ट होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ये तो बेस्ट होते हैं। इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट का आप यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पिन बार पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। पिन बार पैटर्न, अब आप जब कैंडलस्टिक एनालिसिस कीजिएगा तो इनका ऐसे ग्रुप आपको दिखे पिन बार्स का, मतलब लंबे लंबे विक्स हो एक डायरेक्शन में, यानी कि दोनों डायरेक्शन में लंबे हो, वो दूसरी चीज हो गई, ठीक है। हमें एक डायरेक्शन में देखना है, मतलब प्राइस रिजेक्शन होना चाहिए, ऊपर जाने का तो स्कोप था ही, नीचे जाने का स्कोप कैंसिल होना है। जैसे कि वो डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है ना, तो ऊपर जाने का तो हमेशा स्कोप रहता है, लेकिन नीचे जाने का स्कोप बंद होना है। और ये डाउन ट्रेंड के किसी सपोर्ट, ये बात अगेन फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बनते हैं, ये जो लेवल्स, ये हमेशा सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसके अराउंड बने तो आपको लेना है। अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन से होते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये वीकली सपोर्ट हो सकता है, ये इंट्राडे के लिए पिवट सपोर्ट्स हो सकते हैं, ये आपका 6 मंथ्स हाई हो सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो सकता है जो ट्रेंड लाइन में बनाते हैं, और ये आपका ईएमए सपोर्ट्स भी हो सकते हैं, जो कई मैंने आपको बताया था कि ईएमए और एसएमए को जब आप सपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है, ईएमए एसएमए को जब आप सपोर्ट यूज करते हैं तो ये सारे सपोर्ट्स पे काम करते हैं, चाहे वीकली पिवट सपोर्ट, 6 मंथ सपोर्ट का जो
जो आपके ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स हैं वो भी हैं, और जो आपका ईएमए एसएमए करके सपोर्ट्स होता है जो सपोर्ट लेते हैं उसमें भी काम करते हैं। तो ये पिन बार पैटर्न के बारे में पूरा है। ठीक है, हमेशा उन पैटर्न्स पे जब ये पिन बार आपको दिखने लगे कॉन्सिक्यूटिव बनना, तो आप समझ लेना कि यहाँ से रिवर्सल के साइन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है उस डायरेक्शन में रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो एक सॉर्ट ऑफ छोटे टाइम फ्रेम में जितना आप यूज करोगे उतने में आपको ज्यादा पिन बार दिखेंगे और आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, और बड़े टाइम फ्रेम में आप कंफर्म कर सकते हो उस चीज को। तो बेसिकली पिन बार पैटर्न जो मैंने बताया था कि वो लॉन्ग विक और होता है, और पिन बार एनी जहां पे भी कहीं भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली कहीं यहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कहीं भी बन सकते हैं, बट हमें इंटरेस्ट है हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनना है। तो बेसिकली वो मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के आसपास बनते हैं, और वही इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, वैलिड होते हैं सारे टाइम फ्रेम में, बट अगेन वीकली और डेली चार्ट पे जो पिन बार्स बन रहे हैं वो प्रेसिडेंस लेते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रांग ट्रेंड को पूरे दिन के एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका आप ध्यान रखिएगा पिन बार पैटर्न का। अब चलिए क्विकली देख लेते हैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के बारे में। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी है। इंट्राडे में तो ओआरबी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और कई बार आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया है यूज करने के लिए। तो जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है सिंपल, उसमें कुछ नहीं, वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। कि जैसे मैंने बताया कि प्राइस एक्शन में आप या तो पुल बैक के लिए बाई करते हो या तो आप ब्रेकआउट के लिए बाई करते हो। तो जो ब्रेकआउट के लिए बाई करते हैं वो क्या होता है कि वो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन पे बाई करते हैं आइडियली, जो आइडियल बाई होता है। बहुत लोग प्री भी बाई करते हैं, जैसे कि अब स्टॉक ये है, ये आपका कोई इंपॉर्टेंट लेट से रेजिस्टेंस लेवल है, लेट से 3 बार यहाँ टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रिपल टॉप बना दिया है, यहाँ पे फिर से आ रहा है। अब यहाँ पे इसको ये जो प्राइस आया है इस बार, ये इसको ब्रेक किया, ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेक किया लेकिन वहां से नीचे आ गया। तो इंट्राडे जब वो डेली चार्ट आप एंड में देखेंगे तो उसका जो कुछ चार्ट बनेगा वो उसका ऐसे बनेगा, आपका ऐसे कुछ बनेगा, मतलब उसका हाई वाला पूरा विक दिखा देगा, वो एक पिन बार सॉर्ट ऑफ बना देगा। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आप 1 मिनट पे देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है उस टाइम पे ये एक मारूबोजू दिखा दे, एक बड़ा मारूबोजू दिखा दे, और फिर वो तुरंत नीचे आ जाए, बड़ा रेड मारूबोजू दिखा दे। जब 1-1 मिनट का एक कैंडल है, ये पूरा आपका 1 डे का कैंडल है। तो कहने का मतलब है कि जब भी ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर लीजिए तो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना बहुत आसान और अच्छा रहता है, क्योंकि तब आपका रिस्क कम रहता है। यहाँ पे क्या है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे ही प्राइस के ऊपर गया वो खरीद लिए, लेकिन ये गलत एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो नुकसान हो सकता है। मोस्टली आप कंफर्मेशन के लिए वेट करें, कंफर्मेशन के वेट के लिए जब आप करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएगा तब आप खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब ये पॉइंट जो है ये आपका बाई प्राइस होना चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अराउंड। तो ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में हमेशा जो ब्रेकआउट हो गया वो कंफर्मेशन के लिए है, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो आप पुल बैक के लिए बेटर प्ले करें। ठीक है, देखिए दोनों ट्रेड बन सकते हैं, आपको दोनों में फायदा हो सकता है। अगर आपका नुकसान होगा तो कम से कम होगा किसी भी पुल बैक और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में, जब क्योंकि आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस वो इतना छोटा ही है, उसके ऊपर आपको नहीं ट्रेड करना, आप रखना ही नहीं है। आपको क्यों रखना है, आपको पता है कि वो उसको तोड़ के ऊपर चला गया तो बहुत ऊपर जाएगा, पुल बैक हुआ तो और नीचे जाएगा। तो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बेसिकली इन्हीं रेंज का यूज करती है, जो अलग अलग तरह के रेंज होते हैं। जैसे कई स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरी तरह से यूज करती हैं। ठीक है, उसके बाद से ट्रेंड लाइन रेंज ब्रेकआउट होती है, जो आप ट्रेंड लाइंस जैसे ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया या आपका हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट हो गया, बेसिकली वो सब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में आ जाती है, और ये डे रेंज ब्रेकआउट में आ जाती है। तो सारी जो रेंज ब्रेकआउट होती है इसी पे बेस्ड होती है कि जब भी वो एक रेंज के बाद, अब ये रेंज कोई भी रेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये आपका ट्रायंगुलर है, ये आपका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये इसका रेंज है, मतलब वो कोई सिमेट्रिकल ऐसा रेंज नहीं है, ये आपका एक प्राइस एक्शन जोन के अंदर के रेंज को ये तोड़ रहा है। उसके साथ ही आपका वो सीधा रेंज भी हो सकता है, जब ओआरबी आप देखते हैं ये एक सीधा रेंज है, मतलब ये एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। इसको इसके साथ जोन भी हो सकता है कि जब ये क्लैरिटी ये थोड़ा सा ऊपर होता तो ये एक जोन बन जाता रेजिस्टेंस का, मतलब उसको दोनों को तोड़ेगा तब ऊपर जाओगे।
तो यही यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि वो जब एक रेंज को तोड़ता है और उस पर कंफर्मेशन हमें मिल जाता है डेली चार्ट्स पे अगर अगले दिन का, तो वो एक अच्छा सिग्नल होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ आप 5 मिनट में भी रेंज ब्रेकआउट यूज कर सकते हैं कि यार जो पिछले 30 मिनट में जो 5-5 मिनट की कैंडल पे रेंज बनाया था उसको तोड़ रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना लंबा आप रेंज लेते हैं उतना आपका अच्छा रहता है, उतना श्योरिटी आती है। तो डेली पे अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है, अगर कोई आपने कोई पैटर्न उसने ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग उसके ऊपर दी, तो वो एक रेंज ब्रेकआउट अगर हो गया तो नेक्स्ट डे आप उसमें इंटरडे में घुस लगे, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है। रेंज ब्रेकआउट होने के बाद कितने प्राइस डिफरेंस में बाई करना चाहिए आफ्टर 5 मिनट? देखिए अगर आप इंटरडे में यूज कर रहे हैं तो अगर वो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद अपने, मैंने आपको फिर आपको मैं आगे बताता हूँ, चलिए उसको पहले देखिए फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जिसमें सबसे पहला आता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कई लोगों को पता भी होगी, जिसको नहीं पता है आज इसको समझने में। तो सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट इंट्राडे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे के लिए ही बनी है ये स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल लॉजिकल स्ट्रेटेजी है। मतलब इसमें कोई कुछ ज्यादा सोचना कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सा फैक्ट है कि भाई या तो प्राइस ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है। अगर ये प्राइस ऊपर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर ऊपर गया, ठीक है, तो हाँ, तो प्राइस ऊपर गया तो वो अपने रेंज को तोड़ेगा, अगर वो नीचे गया तो अपने रेंज को तोड़ेगा। ठीक है। अगेन प्राइस के मूवमेंट के बस यही तरीके हैं, ऐसा नहीं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। कई बार होगा, एक बार होता है जो हम आगे जानेंगे, गैप एंड रन, मतलब प्राइस कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज यहाँ पे गैप अप हुआ और यहीं से ऐसे सीधे जाने लगा और ऐसे या तुरंत स्पाइक कर गया। ठीक है। ये अलग है। हम बात कर रहे हैं रेंज, ओपनिंग रेंज की थ्योरी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की, मतलब खुलने के बाद प्राइस एक रेंज बनाया और फिर उसको तोड़ा। ठीक है। ये और ये अलग हो गए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। ओपनिंग रेंज इज डिफरेंट। ओपनिंग रेंज और गैप और रन को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कई बार ऊपर खुलता है प्राइस और वहीं से वैसे बढ़ते बढ़ते ऐसे ऊपर चला जाता है, फिर जो भी होता है जो होता है। ठीक है। ओपनिंग रेंज में भी कई बार आता है कि ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे बनाने लगा, थोड़ा करेक्ट हो गया, फिर इसको तोड़ा। ये उस केस में ओपनिंग, यही गैप एंड रन ओपनिंग रेंज बन जाता है कि उसने एक रेंज को तोड़ा। ठीक है। बट जो आइडियल होता है वो होता है कि ये जो गैप एंड रन वाला हो, ये 1% के अराउंड ही रहे, मतलब 1 to 1.5%, उससे ऊपर ना रहे। उसके ऊपर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है हमें। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ओआरबी का फंडा है पूरा, कि सिंपल इसका स्ट्रेटेजी है कि जब भी इसको रेंज को तोड़े तो इसको हमें बाई करना है, और रेंज को नहीं तोड़े तो हमें, और रेंज को नीचे की तरफ तोड़े तो हमें सेल करना है। ठीक है। हम इसमें टाइम फ्रेम क्या लेंगे? आइडियल हमारा इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। वो जो रेंज होनी चाहिए वो 5 मिनट में बननी चाहिए। 5 मिनट के कम वाले रेंज को हम नहीं लेंगे। ठीक है। सपोर्टिंग क्या हो सकते हैं इसमें, हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है कि सही ब्रेकआउट है? देखिए अब जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा या एक्सपीरियंस किया है, कि जब भी हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेते हैं और वो ब्रेकआउट्स लेते हैं, वो हमेशा मैक्सिमम टाइम सही रहते हैं। जैसे कि अगर टाटा स्टील का लेट्स एग्जांपल लेंगे, वो एक अप ट्रेंड में है। ठीक है। वो 500 से अभी 730 चल रहा है, अप ट्रेंड में है, और उसने कई बार छोटे छोटे रिट्रेसमेंट दिया और हर बार ब्रेकआउट करके ऊपर आया है। तो ऐसे ही अगर कोई स्टॉक एक जनरल अप ट्रेंड में है, मतलब एक जनरल अप ट्रेंड में वो स्टॉक चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक ट्रेंड को जब वो एक पुल बैक, मतलब एक रिट्रेसमेंट देता है और रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर जाता है, तो इन सब स्टॉक्स में आपको हमेशा एक अच्छे से ब्रेकआउट को प्ले करना है और उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन कॉन्फिडेंस से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, मतलब पिछले 4 दिन से गिर रहा है, ठीक है, आपने देखा कि आज ये ओआरबी किया, आप इसको बाई करोगे, तो ये एक आइडियल ट्रेड नहीं होगा। मैं इसको कहूंगा अवॉइड करने के लिए। रेदर अगर वो 3 दिन से स्टॉक अप ट्रेंड में है, फिर अपने आज को ऐसे उसने चार्ट किया और फिर इसको किया, तो ये रेदर देन बेटर प्ले है। मतलब कि ब्रेकआउट आप ट्रेंड, ओरिजिनल जो ट्रेंड है उसके डायरेक्शन के ब्रेकआउट को आप करेंगे प्ले, तो वो हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो जो ब्रेकआउट्स हैं वो आपके अच्छे ब्रेकआउट्स होंगे। ठीक है। तो मतलब जो भी आपका ब्रेक हो रहा है उसके लिए आपको 5 दिन का चार्ट खोलना पड़ेगा, एक बार 5 डे का चार्ट, और उसको एक्सक्यूज मी, तो 5 डे का चार्ट खोल के आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो 5 दिन के ट्रेंड के साथ में जा रहा है क्या, वहां पे ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छा है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि प्राइस ऊपर गया, जैसे आप एसबीआई और पीएनबी का प्राइस देख लीजिए, अभी सडनली वो बहुत ऊपर आ गया है,
मतलब एस पीएनबी का तो कह लीजिए 130 से 200 231 चला गया था। फिर उसके बाद देखिए अब वो करेक्ट हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है, 197 पे शायद क्लोज हुआ है कल। वो थोड़े दिन रेंज में रहेगा, उसके बाद वो ऊपर की ओर ब्रेक करेगा अगर करेगा। तो ये जो ब्रेक पॉइंट होगा, मतलब जो इनिशियल उसने ट्रेंड बनाने की कोशिश की, इसको हम ब्रेकआउट के टाइम पे प्ले करेंगे। ठीक है, तो मतलब कभी भी होता है जो एक जो जनरल स्टॉक का ट्रेंड होता है कि वो एक मूव दिखाता है, उसके बाद से कंसोलिडेट करता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, फिर उसको तोड़ता है। अब ये रेंज को आप रेंज ब्रेकआउट को आप मतलब कि इंट्राडे में यूज करते हैं, तो आपको रिट्रेसमेंट की जगह आपको ओरिजिनल रेंज को बाय करने का। अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में याद रखिएगा, जो ऊपर नीचे है, अगर ये 4-5% ऑलरेडी गैप अप खुला या 15 का, तो ये ओपनिंग रेंज यूज करना बेकार है। मतलब जितना रेंज आपका नैरो हो, उतना किसी भी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में सबसे फायदा क्या रहता है कि वो जो रेंज होना चाहिए जिसके अंदर प्राइस घूम रहा है, जैसे ये रेंज है जिसके अंदर प्राइस घूम रहा है, ये जितना नैरो हो, ठीक है, जितना नैरो मतलब जितना कम है, अगर ये टोटल केवल 1% है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रेंज है। जितना नैरो रेंज हो उतना ज्यादा मूवमेंट की आपको एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर ये पूरा इसमें अगर 10% का मूव होता है या 4% का मूव होता है, तो इसको आप अवॉइड करिए, इसको आप ओआरबी में नहीं कंसिडर करेंगे। ओआरबी में कंसिडर करने के लिए तो आपने क्राइटेरिया देख लिया कि एक तो मतलब उसका रेंज नैरो होना चाहिए, 1 से 2 मान लो, ठीक है। अगर 3% भी खुले लेकिन वो स्टॉक किसी बहुत बड़े न्यूज पे है, समझ लो, ये रिलेटिव चीज है अगेन। अगर वो स्टॉक में कोई बहुत अच्छा न्यूज है, जैसे एसबीआई पीएनबी में था, वो खुला ऊपर बट उसमें न्यूज बता जाता, उसमें बाई बनती थी कि आपको पता था शॉर्ट कवरिंग आएगी अब, ठीक है। तो ऐसे ही जो नैरो रेंजेस होते हैं उनको यूज करना ज्यादा होता है अच्छा। तो और दूसरी बात है, जो ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे वॉल्यूम तो हाई रहना जरूरी है। अगर ये लो वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे देखिए, जब भी ब्रेक रेंज को ब्रेक करेगा, बेसिकली पहले इस रेंज में क्यों एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे जिन्होंने इस रेंज को तोड़ने नहीं दिया। उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। लेट्स से इनके पास 50-50 के क्वांटिटी था, यहाँ पे जब वो 50 के हो जाएगा, उसके ऊपर एडिशनल बाई होगी, लेट्स से 100 के, तभी ऊपर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए। तो आपको अपने रेंज ब्रेकआउट को एक वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन आपको हमेशा लेना चाहिए कि ये वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है कि मतलब और कोई डेटा सपोर्ट करना है नहीं। या तो कह लीजिए कि आपका इस पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ा और साथ में अगर आप फ्यूचर्स में खेल रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया इस रेंज के दौरान, मतलब पहले इसके 6% था, यहाँ इसके बाद आपका 9% हो गया। तो ये सपोर्ट करता है कि भाई यहाँ बायर्स ने पोजीशन बनाई है, नए लंबे टर्म की पोजीशन बनाई है। तो ये आपको सपोर्ट करता है रेंज ब्रेकआउट में। जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो की इसमें कुछ एक्शन दिखना चाहिए कि हाँ भाई किसी मेहनत के बाद तोड़ा, ऐसे नहीं कि बस आराम जैसे करके तोड़ दिया और फिर चल रहा है, ऐसा नहीं होता है फिर रेंज ब्रेकआउट। ये जितने वॉल्यूम से कंफर्मेशन आएगा इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो अच्छा होता है। तो हमेशा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है इसमें। इसमें क्या है कि आपको वेट करना रहता है, वो हम आगे जानेंगे कि क्या इसको प्रॉपर एक्सिक्यूट करने का तरीका है, ठीक है। सिंपल फैक्ट है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर ये ऊपर या नीचे कोई भी जाएगा 5% 6%, उसको अपने पहले दो आधे घंटे में अगर वो 1% 2% बनाया, उसको क्रॉस करना है, तभी हो जाएगा। उस क्रॉस को हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि उसको एक ट्रेडिंग रेंज एस्टैब्लिश कर लीजिए 30 मिनट्स 35 मिनट्स के लिए। कई बार वो पूरा 1 बजे तक या 2 बजे तक भी लग जाता है उसको ट्रेडिंग रेंज एस्टैब्लिश करने में। ऐसा नहीं कि वो 30 मिनट बाद तोड़ ही देगा, हो सकता है उसको 2 घंटे लग जाए, तो इसमें टाइम ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसको वेट करना है एक रेंज बनाने के लिए, उसके बाद से मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि 1 मिनट का आप देखेंगे तो फट से ब्रेकआउट आ जाएगा आपका, बट वो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट। 5 मिनट का मैंने लिया है एटलीस्ट, उसमें आप मैक्सिमम फिल्टर कर देंगे। आप 15 मिनट का लेंगे और ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन 15 मिनट में दिक्कत क्या होगी कि 15 मिनट में एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 मिनट में मूवमेंट काफी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो कि डिजायरेबल नहीं है, लेकिन 5 मिनट में कम मूवमेंट आएगी। तो अगेन जो ट्रेडिंग रेंज, इसीलिए मैं 5 मिनट आइडियल लिया हूँ, जिसमें आपका मतलब कि एक ब्रेकआउट जो पॉजिटिव हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए और हमें मूवमेंट भी मिले, क्योंकि एंड में हमें मूवमेंट ही चाहिए ना, हमें प्रॉफिट ही लेना है एंट्री के बाद। तो अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम जो है उसके साथ है, तो उसके साथ उसको बाई करना चाहिए। और हमेशा डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो हमें सेल करना चाहिए। अगेन अगर ये जो हमारा जो इमीडिएट लॉन्गर जो टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने 5 मिनट का लिया, तो हम इसके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि अप ट्रेंड में स्टॉक है।
तो ये पॉइंट ब्रेकआउट का प्ले करने का ज्यादा है रेदर देन रिवर्सल का। लेकिन अगर हम देखेंगे कि भाई वो डाउन ट्रेंड में है 4 घंटे के चार्ट पे और ये पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी लाइकली ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा के यहाँ पे सेल करें, उसमें हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ओपनिंग रेंज को प्ले करने का। फर्स्ट ब्रेकआउट्स अवॉइड करने के तरीके, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन, और सब लोग यही कहते हैं कि भाई मैं ब्रेकआउट पे भी लेता हूँ तो मेरा तुरंत टूट जाता है, ये हो जाता है, वो रिट्रेस कर जाता है। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार ये जो मैंने बताया वो सबको मैं टुगेदर ला रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको फिर पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपका ब्रेकआउट हो उसके इमीडिएट के बाद कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो आप उसके ऊपर जाने पे, ब्रेकआउट है तो उसको भी ब्रेक करने की आप कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इंट्राडे के लिए पिवट, जो आपका पिवट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। लेट्स से कि ये इसका पिवट पॉइंट है पीपी, ठीक है, ये इसका R1 है, ये इसका R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो यहीं पे दे दी, तो आप यहाँ पे बाई कर लो। 5 मिनट के क्लोजिंग कैंडल में इसने दे दिया, यहाँ पे क्लोज ऊपर हो गया। नहीं, आइडियली नहीं बाई करना चाहिए इसको जब वो अपने इमीडिएट जो इसका जो R1 है इसके ऊपर क्लोजिंग दे, यानी ये जो पॉइंट होता है क्लोजिंग का, इसके बाद आपका बाई बनता है। मतलब जो इसका इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपके नियर में आने वाले हैं, अगर सपोज इसका पिछले 4 हफ्ते का या 3 हफ्ते का आप चार्ट देखोगे और ये पॉइंट जो है, मतलब कि ये पॉइंट ऐसा है जहां पे 2 बार टेस्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऐसा है, स्पेस नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप समझ लो कि ये है और फिर ऐसे आया, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोज लेट से पॉइंट बन गया रेजिस्टेंस एक और, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आप नहीं लोगे, आप इसको अवॉइड करोगे। आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, आपको ऐसी ट्रेड लेना है जिसके आगे रेजिस्टेंस मिनिमम हो सके। जैसे कि वी गार्ड का भी आप कल देखे होंगे, वी गार्ड अपने 220 के अराउंड, उसका एक स्विंग हाई है बहुत पहले साल का, उसके बाद नीचे एक बार टेस्ट किया, फिर अब इसको 220 के ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, लेकिन आज नहीं तो कल वो देगा, उसका रिजल्ट अच्छा है, फंडामेंटली वो बढ़ेगा, उसका रीजन है। बट वो जब भी 220 के ऊपर क्लोज देगा वहां से एक नए दिशा की ओर चला जाएगा वो, तो हमारा 220 के ऊपर जब वो क्लोज है तो वो मेरा पोजिशनल बाई बनता है। ठीक है, मे भी उस दिन मैं इंट्राडे भी कर लूँ, अगर उसके 200 के ऊपर क्लोज है उसके नेक्स्ट डे मैं इंट्राडे कर लूंगा, वो एक हाई पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा मतलब कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स रहते हैं उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेक कर रहा है, आपको ये श्योर रहना चाहिए कि अगर आप स्टॉक में प्ले कर रहे हैं और ओपनिंग रेंज है, तो आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो एटलीस्ट आपका मतलब कि स्टॉप लॉस के दुगना या तिगना हो। जैसे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाएंगे 3 रुपए का, तो आपका 6 रुपए तक कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे आपका एक पिवट पॉइंट है, PVR1 है, तो ये ट्रेड नहीं बनता। अगर 4 महीने का हाई है, R1 बन रहा है, या इसके जस्ट ऊपर आपको पिछले हफ्ते का हाई बन रहा है, तो वो नहीं बनता, क्योंकि पिछले हफ्ते सेलर थे वहां पे। तो ऐसे फ्री जोन्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो रेंज ब्रेक कर रहा है और आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो आपको इंट्राडे के लिए आप 15 डेज मैक्स पॉसिबल का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके पहले का भी आपको जरूरत नहीं है कि आप मतलब कि 1 साल का आप देख लो कि 2011 में इसके ऊपर नहीं गया था तो इस बार नहीं जाएगा, वो भी नहीं पॉसिबल है। इंट्राडे के लिए नहीं पॉसिबल है। पोजिशनल में आपका बढ़ जाएगा थोड़ा टाइम फ्रेम, आपको से 4 महीने 3 महीने का देखना पड़ेगा। बट अगेन 15 डेज इज गुड इनफ फॉर इंट्राडे। आप जब, लेकिन ध्यान बस ये रहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका कोई पिवट पॉइंट नहीं रहना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो जब भी आपका रेंज ब्रेक हो रहा है। इसका जो भी है, लेट से R1 के ऊपर अगर रेंज है, R1 अगर यहाँ पे R1 है, लेट से एक बार इसको क्लियर करूंगा, जैसे आपका यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ, आपने देखा कि पिवट पॉइंट का मेरा R1 यहाँ बन रहा है, तो आप नहीं लोगे इस ट्रेड को, आप उसको वेट करोगे इसके ऊपर क्लोज देने की। जब ये इसके ऊपर क्लोज दे देगा तभी आप लोगे। ठीक है, अगर क्योंकि मोस्ट लाइकली है कि यहाँ से जाके वापस नीचे आ जाएगा अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस है कोई। ठीक है, अगर यही आपका जो ब्रेक है वो पिवट पॉइंट R1 के ऊपर है, तो आप इसको बेस्ट पॉसिबिलिटी है, कॉन्फ्लुएंस हो गया, मतलब R1 के ऊपर भी और यहाँ पे भी R2 कुछ ऊपर और होगा, तो आपको यहाँ बाई करना और छोटा सा स्टॉप लॉस ये लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखिए। रेंज ब्रेकआउट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लगाओगे तो आप स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखो, छोटा रहेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड होता है, टारगेट बड़ा रहता है जो भी। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है वो नीचे चला जाए, वो आपको लॉस दे देगा। लेकिन हमारा आइडिया था इस ट्रेड का कि हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये कैप्चर करें, वो आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आप
आपका ओरिजिनल कंसेप्ट है कि 10 में से जो 7 हमारा प्रॉफिटेबल जाएगा, तो यानी 3 हमारा नॉन प्रॉफिटेबल जाएगा। आपका हर 3 ट्रेड में आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस सोच रहे हो तो 6 रुपए का लॉस सोच रहे हो, और आपका साथ में अगर 5 रुपए का प्रॉफिट देख रहे हो तो 35 रुपीज का प्रॉफिट देख रहे हो पॉइंट्स का, लेट से। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना चेंज कर दोगे तो याद रखिए हो जाएगा, आप नहीं लगाओगे, नीचे चला गया 20 रुपए का हो गया, तो आपका पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को आप चेंज मत किया करो, जो है उसको रहने दो, वो ट्रेड गया गया, नेक्स्ट ट्रेड करो, फॉलो करो, और 10 में से 7 को एक क्रिएट करने की कोशिश करो। वो ट्रेड्स का रिस्क रिवार्ड ऐसा रहना चाहिए जो भी आप ले रहे हो, मतलब इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वरना मत लो उस ट्रेड को किसी भी ओपनिंग रेंज में। कोई भी रेंज ब्रेकआउट थ्योरी है पे आप ट्रेड करोगे तो हमेशा एक जो रेंज ब्रेकआउट उसके बाद से फ्री जोन्स होने चाहिए। आपको हो सकता है ये रोज ना मिले, रोज 5 स्टॉक्स ओआरबी कर रहे हैं, उसमें से केवल 2 ऐसे मिले, लेकिन उन 2 को केवल आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं कि आपको सबको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर रेंज ब्रेकआउट जो हो रहा है कल के हाई के लो के ऊपर है, मतलब वो पीआरबी भी है, मतलब प्रीवियस डे का ऊपर है, और ये रेंज ब्रेक कर रहा है, वो और अप ट्रेंड में स्टॉक, ये और कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओपनिंग रेंज अगर डाउन साइड में होता है तो हम रेंज यूजुअली जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जैसे डाउन में अगर ये ब्रेक किया होता है, इस साइड में ब्रेक करता है, तो इसके ये जो है इसके थोड़ा ऊपर होता है हमारा स्टॉप लॉस। अगेन ये रिलेटिव होता है, अगर ये 5% का है तो ऐसा नहीं कि आप इतना ज्यादा लग लोगे, अगर ये 2% का है तो आपका स्टॉप लॉस डिफर हो जाएगा। 5% का है स्टॉक अगर आपका 100 रुपए का लेट से, तो ये 5 रुपए हो गया डिफरेंस, लेकिन अगर यही 2% का पूरा रेंज है तो ये 2 रुपए डिफरेंस हो गया। तो आप बीच में लगाओगे तो ये 1 रुपी स्टॉप लॉस हुआ, इसमें आप लगाओगे तो 2.5 रुपए हुआ। तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि आपको जो जब ये जितना बड़ा हो जाता है ये रेंज, जैसे 5% का, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आपने सेल किया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, रिलेटिव होता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ जब ये हाई परसेंटेज पे जाता है तो आपका ये ट्रेड ज्यादा श्योरिटी नहीं रह जाती है, अगर ये रेंज जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। हिसाब से आपको एक नैरो रेंज ढूंढना है, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, वो आइडियल ट्रेड होता है। और दोस्तों आप इस ट्रेड के लिए वेट कीजिए, आप रोज हड़बड़ाइए मत, जब ट्रेड आए तब आप कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना ही है, जबरदस्ती ट्रेड करोगे नुकसान कर लोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वेट करो ऐसे सेटअप्स का, इनको कहते हैं ट्रेड सेटअप्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। आप एक सेटअप को आइडेंटिफाई कीजिए, ये हाई प्रोबेबिलिटी से ट्रेड सेटअप होता है समझिए, और उन ट्रेड सेटअप्स का वेट कीजिए, तो वो आपको डेली स्टडी एनालिसिस करेंगे तो आपको लेवल्स पता रहेंगे। तो जब भी उन लेवल्स के पास आएगा आपको पता है ये अब इस लेवल पे इस स्टॉक में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, ना कि रोज जबरदस्ती स्टॉक जबरदस्ती ढूंढ के कि हाँ नहीं कुछ हो रहा है इसको करो, ये तो ये हो गया, मतलब जबरदस्ती आपको फंडे नहीं डालने। वेट करो अच्छे ट्रेड आने का, वेट फॉर गुड ट्रेड सेटअप्स। वही एक विनर जो स्टॉक मार्केट में रहता है और लूजर में डिफरेंस है कि जो विनर होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप का वेट करता है और उसको कंफर्मेशन के बाद खरीदता है और उसका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है बस। और इसके साथ में जो सबसे वर्क लाइक चार्म्स है आपकी पोजीशन साइजिंग, जिसके बारे में मैं पूरे डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन पोजीशन साइजिंग का, कैसे पोजीशन साइजिंग आप अपनी एक्यूरेट रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा ओवरऑल आपका, एक महीना भी देखोगे तो वो आपका इमीडिएट एक्सिट इमीडिएट एंट्री वाला नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन में स्टॉक से बाहर हो गए, ऐसा नहीं होगा। स्टॉप लॉस और क्वांटिटी आप लिमिटेड रखोगे। इन सब चीजों को आप कंबाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये जो कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेक होता है, मतलब 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद हो रहा है, तो और पावरफुल हो जाता है रेंज जितने देर कंसोलिडेशन है। अगर 10 मिनट के बाद ब्रेक करा तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एक वॉलेटिलिटी है रादर देन वो एक एस्टैब्लिश्ड रेंज की ब्रेक हो रही है। मतलब ये जो रेंज है ना, इसमें कुछ वॉल्यूम्स होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ वो एक अच्छा ट्रेड हुआ है, ठीक है। वो अगर वहां पे वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमल है तो वो एक पॉसिबल रेंज ब्रेकआउट नहीं है। और वहाँ वॉल्यूम बहुत हाई है कि आपका बहुत हाई वॉल्यूम इस रेंज में, और ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो भी ऑलमोस्ट इतना ही है, तो वो रेंज ब्रेकआउट नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसको आप समझिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप चार्ट्स को देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो आइडियल रेंज ब्रेकआउट्स होते हैं वो आरबी होते हैं, वो मैक्सिमम जो अच्छे मतलब होते हैं वो कह लो आप 10 टू 11:30 के अराउंड, ये टाइम पे जो रेंज ब्रेक करता है वो स्टॉक्स सही रहते हैं, क्योंकि वो बाकी दिन में बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक जो आप देखेंगे ज्यादा बढ़े हैं वो इन रेंज को ब्रेक करेंगे। तो ये 10 टू 11:30 के बीच में ओआरबीज को आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपको काफी फायदा है। तो अगर हमारे जो स्क्रीनर यूज करते हैं जो लोग, उनको ओआरबी का सिग्नल भी मिलता है, इनफैक्ट पीआरबी का भी मिलता है, तो वो इस टाइम फ्रेम को ज्यादा फोकस कीजिए 10 टू 11:30 में, या तो फिर जो एंड ऑफ द डे आता है, मतलब अब 2 PM के बाद
2 PM से 3 PM के बीच में जो ORBs देते हैं, रेंज ब्रेक करते हैं, इन सब पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये एंड में आपको ज्यादा ट्रेड्स देंगे बीच वालों से, ठीक है। तो ये पूरा फॉल्स ब्रोकाइड को अवॉइड करने का तरीका है कि आप इन सब चीजों से एक थोड़े ब्रेकआउट को अगर आप ओरिजिनल थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसके साथ में आप खेलेंगे तो वो बेटर रहता है लॉन्गर टर्म ट्रेंड के में ब्रेकआउट। और अगर आपका अगेंस्ट टर्म जा रहा है तो रिवर्सल पे आप प्ले करेंगे। जैसे कि अगर टाटा स्टील का ट्रेंड पॉजिटिव है, बीच में करेक्शन हुआ और ये यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप फुल बैक के लिए प्ले करेंगे, आप ब्रेकडाउन के लिए नहीं प्ले करेंगे। तो लॉन्गर टर्म ट्रेंड के साथ में, क्योंकि जिसने भी 500 से 430 में जब भी नीचे गया टाटा स्टील को, उसने पुल बैक के प्ले किया तो काफी अच्छा उसको रिजल्ट मिला, ठीक है। किसी के पास FNO के एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट है तो प्लीज मुझे इस ईमेल पे, मैं ऑलरेडी ईमेल कर चुका हूँ सबको, आपको अगर नहीं वो लिस्ट मिली है तो आप मुझे info@januarseco.com में मेल कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का तरीका है, कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन चीज जो होती है कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर ब्रेकआउट है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट यूजुअली निकल के आता है, और साथ ही उसके वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है, और क्या है कि उसका जो रेंज होता है वो नैरो रहे, उसका ब्रेकआउट है तो ज्यादा अच्छा है अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से देखना है। प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट क्या है? प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट आपका कल के हाई लो को जो ब्रेक करता है और ऊपर जाता है। ये एग्जांपल मैं कल के एग्जांपल दे रहा हूँ, वी गार्ड उसी के बेसिस पे मैंने उठाया था। एक हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम ट्रेड सेटअप था, रिजल्ट अच्छा था, अप ट्रेंड होने की गुंजाइश ज्यादा थी, और सुबह से आज कल के वो इम्पोर्टेंट मतलब कि अपना कंज्यूमर जो सेक्टर था पूरा ग्रीन में था। इसका जो हाई बना था ये कुछ इस तरह से बना था, सेकंड दीजिएगा मैं दिखाऊंगा। ये जो पॉइंट था ये इसका हाई बना था, उसको जब जब इसने तोड़ा और वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी था तो ये इसका एक आइडियल पॉइंट था। अब देखिए अगेन यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ये उसका, ये जो स्टॉक है, एक सेकंड क्या हुआ, एक सेकंड देगा, थोड़ा इनपुट में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आ गया। तो ये देखिए अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका हाई ये था तो पीआरबी तो यहीं पे सिग्नल मिल गया इस पॉइंट पे, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बाय किया कि इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है पिवट पॉइंट का, ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट टूट जाएगा, ये वाला पॉइंट जब टूट जाएगा, उसके ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल पे दिया तो बाई कीजिए, तो फिर ये अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। आप R2 के बाद भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट मिला। देखिए ये इसका अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ इमीडिएटली अप हुआ, तो इसलिए बेटर बनता था कि इस ब्रेकआउट पे इसको खरीदना था रेदर देन रिवर्सल के लिए प्ले करना था। तो यही आपको थोड़ी देर पहले का, अगर वो अप ट्रेंड में तो आप ब्रेकआउट के लिए प्ले कीजिए, अगर वो थोड़ी देर पहले तक डाउन ट्रेंड में और बाउंस बैक दे रहा है तो वहां पे ज्यादा बेटर होता है रिवर्सल के लिए प्ले करना। उसके लिए आपको पिन बार, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पिवट पॉइंट्स इंट्राडे के लिए अगर प्ले कर रहे हैं, और आपको क्या देखना जरूरी है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन। इन चीजों को आप देखिए, आपकी ट्रेडिंग आप देखोगे कि ड्रास्टिकली हो जाती है। प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट में क्या है कि वो कल के हाई के लो को भी ब्रेक करता है। तो अब ये ओआरबी और पीआरबी को कंबाइन भी कर सकते हैं कि आप वो पीआरबी भी दिया और आज के रेंज को भी ब्रेक किया, तो भाई वो अच्छा ट्रेड बनता है कि कल क्या हाई के ऊपर तो है ही, और आज का भी वो जो ओपनिंग रेंज है उसको भी तोड़ रहा है, और नियर में कोई पिवट नहीं है। तो हमेशा दोस्त पिवट का आप भूलिएगा मत, ये इसको हमेशा प्लॉट किए रहिए, और आप देखिए कि एंड में जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसके नियरेस्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये आपका एम है। अगर आप वो नहीं फॉलो कर पाते हैं, या रैंडमली ट्रेड लेते हैं, या बीच में कहीं लेते हैं, वो आप कभी पैसे नहीं कमाएंगे, हमेशा लूज करेंगे। आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे छोटे स्टॉप के लॉस के साथ, और क्वांटिटी केवल पोजीशन साइजिंग का रूल फॉलो करके लेंगे, तो आपको कभी इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको फायदा होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। जो भी मिस्टेक होती है वो वही मिस्टेक होती है जब हड़बड़ी में गड़बड़ी में क्वांटिटी बड़ी ले लेते हैं, क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं, या हम अपना रेजिस्टेंस जो लेते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर है वहां पे ट्रेड ले लिया, गलत ले लिया, वेट नहीं किया, जल्दी में और लालच में जो ट्रेड होते हैं वही नुकसान देते हैं। जो सोच समझ के पूरे उसमें लिए होते हैं वो है। रेजिस्टेंस कितने टाइम फ्रेम देखने हैं पिवट का, आप इंट्राडे के लिए जो पिवट प्लॉट करेंगे वो आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो पिवट बना देगा आपका, जो भी वो रहेगा, ठीक है।
तो ये पूरा हो गया प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट के बारे में। तो ये पीआरबी थ्योरी थी। अगेन रिस्क मैनेजमेंट, मैं इसको स्लाइड को आगे के हर उसमें मैं इंक्लूड करूंगा ताकि आपको ध्यान रखे, भूलिए मत। आपका मंथली जो लिमिट होना चाहिए आपका 8% ऑफ टोटल कैपिटल से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए आइडियली। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए, आप महीने का आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट है 10,000 रुपए। उससे ऊपर गया आप छोड़ दीजिए, वो महीना आप नहीं ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट मंथ आएंगे। ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस के आप पंची मत कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले आप बाई कीजिए बाद में स्टॉप लॉस लगाइए। आपका जो ऑर्डर होना चाहिए उसके साथ आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी पे आपको स्टिक करना है। वो स्ट्रेटेजी नहीं काम की तो आपको एग्जिट कर लेना है एज फास्ट एज पॉसिबल। आपको वेट नहीं करना है, अपने स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है, लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना है। आपने कुछ खरीदा, वो नीचे चला गया, उसको एग्जिट करने की जगह आपने एवरेज कर लिया, फिर और नीचे जाकर आपको डबल लॉस देगा, इस बात का याद रखिए। प्रॉफिट जो अगर वो रिवर्स करके ऊपर जाए प्रॉफिट दे, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 1 आउट ऑफ 10 होती है। 9 टाइम्स ये आपको नुकसान देगा, इसलिए इसको आदत मत बनाए, क्योंकि भले एक बार आपको प्रॉफिट हो जाए फिर आप उसको करेंगे तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। किसी भी प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में मत आने दीजिए। अपने जैसे आपका कोई पोजीशन प्रॉफिटेबल आ जाता है, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहिए। लिक्विडिटी मैटर करता है, लिक्विड शेयर में जाइए, इलिक्विड शेयर में मत जाइए जिसमें आप फंस जाएं या इसमें वॉल्यूम सडनली ज्यादा हो जाए तो आप आउट नहीं हो पाए। भले वो स्टॉक एफएनओ में भी है, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन वगैरह, ऐसे बड़े शेयर जो 1000-1200 के 1 रुपए पे 6 रुपए मूव कर रहा है, वो एफएनओ के स्टॉक्स है, उसमें आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप लिक्विड स्टॉक्स में जाइए 300-400 में, और लिक्विडिटी ज्यादा है उसमें आप ट्रेड कीजिए, वो बेटर है आपके लिए। आप अगर बड़े में ट्रेड करना है तो आपका कैपिटल जब रिस्क जब बड़ा हो जाएगा तब उसको कीजिए। और कोरिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्टर के साथ मूव कर रहा है वो अगर आप कोरिलेट कर पाएंगे और पिवट इन सब का यूज कर पाएंगे, जो मैं आपको सपोर्ट रेस्ट का कंसेप्ट पूरा बताया है, तो हमेशा एक आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो ये पूरा आज का लेक्चर आपका इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो आज के वीडियो में, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाउ टू वर्क ऑन गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप एंड गैप डाउन के बारे में एक आएगा लेक्चर, कि गैप्स को आइडेंटिफाई करना, गैप कितने तरह के होते हैं, उन सब पे उस समय मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। जो गैप अप स्टॉक्स हो जाते हैं उनमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और पिवट पॉइंट्स का इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब गैप अप हुए हैं या ऊपर भागे तो उसका हम करेक्शन का वेट करने देते हैं, और वो करेक्शन कब होता है, जब अपने किसी इंट्राडे के पिवट पे आ गया या वो फिबोनाची लेवल पे आ गया। अगर वो दोनों बिल्कुल पास में है तो हम उस लेवल पे खरीद लेते हैं। बेसिकली यही रहता है फंडा, ठीक है। उसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे में। कुछ एग्जांपल्स, वी गार्ड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो ट्रेड ले रहे थे उसका जो मैंने आपको बताया था, 5 मिनट पे आप कंफर्मेशन लोगे। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, 5 मिनट के चैंड में लोगे आप हमेशा अपना, अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो आप इसमें पिवट अपना प्लॉट किए रहिए, तो आपको पिवट से आइडिया मिल जाता है। इंट्राडे में वही यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, और वो आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब देखिए आप देखोगे अभी तो आप देखिए कि ये जो उसका R3 था उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, वो उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, एंड में भी दिया वो R2 तक आया नहीं है अभी तक। ये इसका क्लियर, इसके नीचे जाएगा तभी हम कुछ कह सकते थे कि भाई आज का खत्म हो गया, जो भी है डाउन ट्रेंड का चालू हो गया। बट ये वी गार्ड, इसको ध्यान में रखिएगा, 220 के ऊपर पोजीशन बहुत अच्छा बाई बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप डेली का आप चार्ट देखो, आप देखो कि हमेशा पिवट पॉइंट्स है उसके इर्द गिर्द ही मोस्टली घूमता है, क्योंकि ये पिवट पॉइंट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज करते हैं। इस दिन का अगर आप चार्ट देखोगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए आप उसी के आसपास घूमता है, तो यहीं पे इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इन पॉइंट्स पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। सर ऑल्सो taught us how to trade in options and futures। तो ऑप्शन एंड फ्यूचर का स्कोप नहीं है इस कोर्स का, बट इसमें एक लेक्चर है जो आपको ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताएगा। मतलब उससे कैसे आप हेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेकुलेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं डिस्करेज करता हूँ। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेकुलेट करने के लिए यूज मत कीजिए। उसका पर्पज है हेजिंग के लिए, उसका पर्पज है आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए यूज करेंगे। आपको हमेशा वो यूजफुल लगेगा। आपके पास 1,000 टाटा मोटर्स के शेयर है, आप एक लॉट अगर शॉर्ट कर दिए रिजल्ट के पहले, या आपके पास लेट्स से यस बैंक होता, वो कुछ दिन पहले 360 पे चला था, आपको अपना प्रोटेक्ट करना था पोर्टफोलियो, आप
यस बैंक जितना आपके पास शेयर है उतने मल्टीपल में लॉट शॉर्ट कर दिए होते तो आप आज देखिए 302 पे पहुंच गए, आपको फायदा रहता है। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए आपको मतलब कि यूज करना चाहिए उसके लिए जिसके लिए वो बना है हेजिंग के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसके लिए आप अगर यूज करेंगे तो आपको फायदा है। एक आपको मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप कैसे कॉल्स को सेल करके पैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास होल्डिंग हो। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक्स पे एक लेक्चर जरूर रहेगा और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर कैन वी यूज एमएसीडी इंडिकेटर फॉर कंफर्मेशन? ये कंफर्मेशन के लिए एमएसीडी इंडिकेटर नहीं यूज किया जाता है, वो कंफर्मेशन क्योंकि वो आपका एमएसीडी क्रॉसओवर उसी टाइम पे हो वो पॉसिबल नहीं। विल देयर बी अनदर कोर्स फॉर एफएनओ? एफएनओ के लिए कोई कोर्स नहीं होगा अभी नियरली, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस काफी लाऊंगा, पूरा सीरीज जो एक्सप्लेन करेगा सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, और उसमें सारे डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा हेजिंग सबको एक्सप्लेन करेगा, जितने भी स्ट्रेटेजीज है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं डिस्करेज करता हूँ, उसको यूज कीजिए आप उसके पर्पस के लिए। नेकेड फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी नहीं खेलना चाहिए, हमेशा या तो आप अपने पोर्टफोलियो पे हेज कीजिए, आपके होल्डिंग में स्टॉक उसको आप उस पे आप फ्यूचर ऑप्शन ले रहे हैं तो एग्रीएबल है कि आपके पास 1200 1500 लेट से टाटा मोटर्स है, 1500 लॉट साइज है, तब आप उसके कॉल को हमेशा सेल करते रहोगे भी नियर कॉल को, तो भी आपको रिस्क नहीं, क्योंकि एंड में आपके पास होल्डिंग है। अगर किसी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, वो 500 भी पहुंच गया, तो आपके पास होल्डिंग भी उतना बढ़ जाएगा जितना आपका लॉस होगा, बट मोस्टली टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए आपको बेसिकली वो है कि आपको ऑप्शन, सर लेक्चर विल बी देयर ऑन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बारे में कुछ बताने का है ही नहीं लेक्चर में, वो तो आप मतलब बस वही है कि डिफरेंट स्ट्राइक पे वो कितना उसका कंसंट्रेशन है, वो तो 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, और अगर जो लोग इंट्राडे स्क्रीनर यूज करते हैं उनको तो ये इम्प्लीमेंटेड है स्क्रीनर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीआरबी और ओआरबी स्ट्रेटेजी है, तो फिल्टर करेंगे आप जिसमें पीआरबी भी ट्रू हो और ओआरबी भी दे रहा हो, और यहाँ पे देखिए अगेन पिवट पॉइंट भी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब कि आपका ये पिवट पॉइंट जब आपका ओआरबी आया तो वो देखिए ये बता देगा ग्राफ कि आपका पिवट नियरेस्ट क्या है। अगर रेड बिल्कुल यहाँ पे समझ लीजिए वो अपने किसी पिवट आर आर के ऊपर है, जो भी इमीडिएट इसका ये डायनेमिकली चेंज होता रहता है, नियरेस्ट S1 S2 R1 R2 जो भी इसका नियरेस्ट रहेगा उसके पास रहता है, तो उसके हिसाब से आपको बता देता है। जो मैं चीज बता रहा हूँ वो आपको ये ग्राफिकली इमीडिएटली दिखा देगा ताकि आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो जो लोग यूज करते हैं उनके लिए वो आप इसको इस तरह से स्क्रीनर पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगेन काइट पे यूज कर सकते हैं, विजुअली आप कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं, 1 मिनट का काम है। ठीक है, ऑप्शन चेन इज ऑल्सो यूज फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो जिस कॉल्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उसको ब्रेक नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सेल कर रखा है, बट और वो पॉसिबल भी रहता है। ठीक है, टुमारो सेम टाइम क्लास, कल क्लास नहीं होगा, कल कुछ ऑफिस शिफ्ट करने का है तो कल क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगा, नेक्स्ट जो होगा, टुमारो देयर इज नो क्लास। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई अपलोड दिस, ट्राई टू अपलोड दिस लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल, और हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आप लोग अपने ट्रेडिंग को पेपर पे करते रहिए, 2 महीने का टाइम था जैसा मैंने आपको बताया था, पेपर पे करते रहिए, उसको सीखते रहिए, उसको छोड़िएगा मत, अपनी गलती को नोट करते रहिए और की पॉइंट्स को, रेसिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ करते रहिए, समझते रहिए, ट्रेड्स को डेली आप सीखेंगे, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। Okay guys, so thank you for attending the class. Have a good weekend. We'll see you in the next lecture. कोई भी आपको डाउट है मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, okay guys, thank you.